सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि अरबों के एक अस्तबल में बहुत से गधे रहते थे। अचानक क्या होता है कि एक नौजवान गधे ने खाना पीना छोड़ दिया। अब ज़ाहिरी बात है भूख और फाकों से उसका जिस्म लागिर और कमज़ोर होता गया। कमज़ोरी से तो बेचारे के कान भी लटक कर रह गए। अब गधे का बाप अपने गधे बेटे की दिन ब दिन जो गिरती हुई सेहत थी ना, उसको देख रहा था, हैरान हो रहा था। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने अपने गधे बेटे से उसकी जो गिरती सेहत है उसके बारे में और ज़हनी नफ्सियाती परेशानियों की वजह जानने के लिए उसको तन्हाई में बुलाकर पूछा कि बेटे क्या वजह है, क्या बात है, हमारे अस्तबल में तो आला किस्म की खुराक खाने के लिए दस्तयाब है, मगर तुम हो के फाकों पर फाके किए चले जा रहे हो, तुम्हें ऐसा कौन सा गम लग गया है, आखिर मुझे भी कुछ बताओ, किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है या कोई तकलीफ़ तुम्हें पहुँचाई है तो मुझे बता दो। गधे बेटे ने अपना सर उठाया और रोती हुई आंखों से अपने गधे बाप को देखते हुए कहा कि हाँ ए वालिद मोहतरम, इन इंसानों ने तो मेरा दिल ही तोड़ कर रख दिया। ये सुनकर गधे बेटे के बाप ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या किया इन इंसानों ने तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। गधे बेटे ने जवाब दिया कि ये इंसान हम गधों का मजाक उड़ाते हैं, आपने कभी महसूस नहीं किया। बाप गधे ने हैरत से पूछा वो कैसे। बेटे ने जवाब दिया कि क्या आप नहीं देखते कि किस तरह बिला वजह ये लोग हम पर डंडे बरसाते हैं, और जब खुद इन्हीं इंसानों में से कोई शर्मनाक हरकत करे तो ये लोग उसे गधा कहकर मुखातिब करते हैं, कहते हैं गधे, और जब उन इंसानों की औलाद में से कोई घटिया हरकत करे तो उसे कह देते हैं कि तुम तो गधे हो। ये अपने इंसानों में से जाहिल तरीन लोगों को गधा कह देते हैं। क्या ये हमारी तौहीन नहीं है? ए वालिद मोहतरम, क्या हम ऐसे हैं कि किसी बुरे को हमसे मिला दिया जाए? गधे बेटे ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हम बगैर सुस्ती के, काम चोरी के इन इंसानों के लिए काम करते हैं। हम इन सब बातों को खूब समझते और जानते हैं। हमारे भी कुछ एहसासात हैं, आखिर हमारे भी कुछ जज्बात हैं। गधा बाप खामोशी से अपने गधे बेटे की उन जज्बाती और हकाइक पे मबनी, क्योंकि वो सच्ची बातें कर रहा था, उन बातों को सुन रहा था। उससे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था कि वो अपने गधे बेटे को आखिर इन बातों पर क्या वजाहत, इसको कैसे हौसला दे। वो जानता था कि उसका बेटा इस कम उम्री में कैसी अजियतनाक सोचों से गुजर रहा है। उसे ये भी इल्म था कि सिर्फ खड़े खड़े कानों को दाएं बाएं हिलाते रहने से बात नहीं बनेगी। बेटे को इस जहनी दबाव और परेशानी से निकालने के लिए कुछ ना कुछ जवाब तो देना पड़ेगा। लंबी सी एक सांस लेते हुए उसने कहना शुरू किया, क्या मेरे बेटे सुन, ये वो इंसान है जिनको अल्लाह ताला ने पैदा फरमाकर सारी मखलूक़ात पर बरतरी दी, लेकिन इन्होंने नाशुक्री की। इन्होंने इंसानियत पर जो जुल्म और सितम ढाए हैं वो हम गधों पर भी ढाए जाने वाले जुल्म और सितम से 1000 गुना ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पे देखो, कभी तुमने ऐसा देखा या सुना है कि कोई गधा अपने गधे भाई का माल और दौलत चुराता हो? या तुमने कभी ऐसा देखा या सुना है कि कोई गधा अपने हम जिस गधे की पीठ पीछे गीबत या फिर बुराइयां करता हो? या तुमने कभी ऐसा देखा या सुना है कि कोई गधा अपने गधे भाई या उसके किसी बच्चे से गालम गलोच कर रहा हो? या कभी ऐसा देखा या सुना कि कोई गधा अपनी बीवी और बच्चों की मार कुटाई करता हो? या कभी ऐसा देखा या सुना हो कि कोई गधी या गधा किसी अजनबी गधे को धोखा देने या लूटने की कोशिश कर रहा हो? या फिर कभी ऐसा देखा या सुना कि अमरीकी गधे अरब गधों को कत्ल करने की मनसूबाबंदी या साजिश कर रहे हो? क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनकी खुराक हासिल कर सकें। यकीनन तुमने ये इंसानी जराइम हम गधों में कभी नहीं देखे और ना ही सुने, जबकि इंसानी जराइम की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि बताते हुए दिल दहल जाता है। यकीन करो, ये जो इंसान है, ये इंसान जो कुछ मारपीट और पुरतशद्दुद बर्ताव हमारे साथ करते हैं वो सिर्फ हमारे साथ हसद की वजह से करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम गधे इनसे कई बेहतर हैं, और इसीलिए ये एक दूसरे को हमारा नाम पुकार कर गालियाँ देते हैं। जबकि हकीकत ये कि हम जो हैं, हम में से जो कम तरीन गधा भी है वो ऐसे किसी काम में मुलविस नहीं पाया जाता जो काम आज इंसान कर रहे हैं, जिसमें इंसान मुब्तला हैं। बेटे, ये मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि अपने दिल और दिमाग को काबू में रखो और अपने सर को फ़ख्र से उठाकर चलो, इस वादे के साथ कि तुम एक गधे हो और गधे के बेटे, और तुम हमेशा गधे ही रहोगे। तुम इन इंसानों की किसी बात पर तवज्जो ना देना, ये जो कहते हैं कहते रहें। हमारे लिए तो इतना फ़ख्र ही काफ़ी कि हम गधे होकर भी ना कभी कत्ल गारत करते हैं, ना कोई चोरी करते हैं, ना ग़ीबत करते हैं, ना गालम गलोच करते हैं, ना ख़यानत करते हैं, ना दहशत गर्दी में मुलविस होते हैं। गधे बेटे को अपने बाप की बातें असर कर गईं।
उसने उठकर खुराक के बर्तन में मुंह मारते हुए कहा कि ए वालिद, मैं आपके साथ इस बात का वादा करता हूँ कि मैं हमेशा गधा और गधे का बेटा रहने पे ही फ़ख्र और अपनी इज्जत का ख्याल करूँगा। अब इस कहानी में पैगाम क्या है? इस कहानी में पैगाम ये है कि इंसान के मनफी रवैये उन्हें गधे से भी बदतर बना देते हैं। जैसा कि हमारे माशरे में माफियाज, ज़ख़ीरा अंदोज़ गधे से भी बदतर होने का किरदार अदा कर रहे हैं। ये लोग जालिम हैं, ये लोग बेहिस हैं, जिनको अपनी जेबें गर्म करने के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। इनको किसी का एहसास नहीं है, इनके ज़मीर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। माफियाज का जो टोला है ना, ये इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है? जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं। ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं। इनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये करप्ट माफिया माशरे के लिए नासूर बन गए हैं। ये हमारे अवाम के लिए एक ऐसा जख्म बन गए हैं जिन पर रोज नमक छिड़क कर उनके जख्मों को ताज़ा किया जाता है। इन करप्ट अनासिर की जो जड़ें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए इनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि करप्ट माफिया ने कई दहाइयों में खुद को इतना मजबूत कर लिया, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, इतना मजबूत कर लिया है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। इतना ये मजबूत हो चुके हैं और माजी में किसी ने भी इनके खिलाफ घेरा तंग करने की कोशिश तक नहीं की। इसीलिए इन्हें लड़कारने वाले खुद बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं और उसे फिर अपना आप बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माफिया एक दूसरे से गठ जोड़ करके मुखालिफ को उसके मकसद में नाकाम बनाने की कोशिशों में लग जाते हैं और अफसोस के साथ कहूँगी फिर नाकाम बना भी देते हैं। इतना मजबूत है ये माफिया। इसलिए ज़रा गौर करें नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए जिस मामले का भी नोटिस लिया, क्या हुआ? वैसे माफिया ने उन मामलात को बहरान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने, ये सब बता रही हैं कि मुकाबला आसान नहीं है। ये माफिया हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म किसी मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो यही माफिया उनके आगे बार बार कांटे बिछाने का काम शुरू कर देता है। कभी वज़ीर-ए-आज़म को अपने तो कभी बेगानों की मज़ामत का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा हौसले वाली बात है ना, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ जंग करने से पीछे नहीं हट रहे, अभी भी खड़े हुए हैं, पुरअज़म हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि वो अपने विज़न में बिल्कुल क्लियर हैं। उन्हें इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि वो किस मकसद के लिए इक़्तिदार में आए थे। और इमरान खान साहब ने एक बार फिर माफियाज़ के ख़िलाफ़ खुली जंग का ऐलान कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म की नज़र सिंध के माफियाज़ की तरफ अब लग चुकी है। इससे पहले फवाद चौधरी भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि अगर सिंध हुकूमत माफियाज़ और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ घेरा तंग नहीं करेगी तो फिर मजबूरी में विफाक को मुदाखलत करना पड़ेगी। और अब ऐसे ख्यालात का इज़हार वज़ीर-ए-आज़म भी इजलास में किया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सिंध के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के बारे में क्या कहा, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले वज़ीर-ए-आज़म का मईशत के बारे में कुछ कहना था। टीम वो क्लिप अगर रेडी तो ज़रा चलाइएगा। अरे सुना आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, कहते हैं जी हमारी जो मईशत है वो इस वजह से भी कभी बेहतर नहीं हो सकी है क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ना देने का हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कि जब हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है तो इम्पोर्ट शुरू हो जाती हैं, और जब इम्पोर्ट शुरू होती हैं तो एकदम से हमारे जो करंट अकाउंट है उस पर प्रेशर आ जाता है, यानी डॉलर्स मुल्क से ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो रुपये पे पड़ता है, और इस वजह से ये जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है, 20 मरतबा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म मईशत के मसाइल समझाते हुए बता रहे थे, बाकायदा बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे कि जी हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपये पे प्रेशर पड़ जाता है और जो रिज़र्व्स हैं वो गिर जाते हैं और हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। लेकिन हमारा जो सारा फोकस है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर है और हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। अब एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इन जो माशी मसाइल हैं, इनके अहम जो नुक्ते हैं उन पे बड़ा क्लियरली बात कर रहे हैं, रोशनी डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है। सारा उन्होंने आपको हकीकत जो हक़ाइक़ सारे बताए, और दूसरी जानिब वो मईशत को बहरान से निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं और उसका सबूत है कि वो हल ढूंढ रहे हैं, मुसलसल हल ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। लेकिन माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ मईशत को बिठाने में लगे हुए हैं। अब इसीलिए आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इजलास में तय किया कि अब सिंध में इन करप्ट अनासिर के ख़िलाफ़ घेरा तंग होकर ही रहेगा। और इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम और खाद के स्टॉक के हवाले से ये जो जायज़ा इजलास हुआ था,
उससे प्राइम मिनिस्टर ने जब खिताब किया तो उन्होंने कहा जी मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में जो मुलव्विस अनासिर हैं वो अवाम दुश्मन हैं, उनके खिलाफ सख्त इंतज़ामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मुल्क में जो अशिया ज़रूरी हैं उनकी कोई किल्लत नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर ने इस बात की भी निशानदेही की है कि जी खाद बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो माफियाज के साथ मिलकर बाकायदा जो किल्लत है ना, मसनूई किल्लत पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, कीमतें बढ़ रही हैं। अब माफिया सार्फिन के मुफाद का ख्याल रखने के बजाय मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने अवाम दुश्मन जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ मौसर इक़दाम किए तो फिर क्या हो गया, फिर विफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। इस बात पे गौर करें, विफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। अच्छा, फ़ारूक हबीब का क्लिप भी होगा, ज़रा वो भी चलाइएगा। सुना आपने फ़ारूक हबीब को, कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने सिंध के अवाम को माफियाज के ऊपर, ये जो गिरा फरोश हैं उनके ऊपर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ऊपर, माफियाज के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत वाले किस मुँह से विफाक के ऊपर तनकीद करते हैं जब इनकी अपनी गवर्नेंस पर इतने ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि इनकी अपनी गवर्नेंस ना होने की वजह से, कार्रवाइयाँ ना होने की वजह से माफिया जगह जगह सिंध के अंदर डेरे जमा कर बैठा हुआ है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं फ़ारूक, कह रहे हैं जी कि ये माफिया गरीबों की जेबें काट रहा है और गरीब का इस्तेसाल भी कर रहा है और इसका जवाब कौन देगा, सिंध हुकूमत देगी। अब एक तरफ विफाक सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम की बुछाड़ कर रहा है और दूसरी जानिब सिंध हुकूमत वो भी अपना मौक़िफ़ दे रही है। वो क्या कह रही थी सिंध हुकूमत, उनका मौक़िफ़ सामने आया कि जी विफाकी हुकूमत निकम्मी है, नालायक है, इसीलिए वो सिंध हुकूमत के पीछे अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश करती है। अब विफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत से गिला ये है, शिकवा ये है कि वो सिंध में बैठे मुनाफाखोर जो हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ उनके गिर्द घेरा तंग करें, क्यों नहीं करते। और आज मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी मुल्क की मईशत पर अपने खदशात का इज़हार कर दिया है। क्या कहना था उनका कि जी मुल्क में बेशतर जो ब्लैक इकॉनमी चल रही है, काला पैसा बहुत ज़्यादा है और मईशत डेड स्टॉक पर पहुंच चुकी है और हम इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। अब वज़ीर आज़म किसी भी मुनाफाखोर को बख्शने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो सिंध के माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का बहादुराना अंदाज में ऐलान कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से हुकूमत का साथ देगी और अपने तौर पर भी इन करप्ट माफियाज के गिर्द घेरा तंग करने में अपना किरदार अदा करेगी। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब को तो शुरू से ही ज़ख़ीरा अंदोज़ और ये माफियाज एक आंख नहीं बाते और असल हकीकत यही है कि वज़ीर आज़म की इसी दिलेरी को देखते हुए ये जो माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं हुकूमत गिराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि खान साहब जिस तब्दीली की बात करते हैं ये उसी से ख़तरा महसूस करते हैं। कानून की हुक्मरानी से इन्हें परेशानी होती है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा एहतसाब की बात की है, चोरों लुटेरों को NRO ना देने की बात की है और शायद यही वज़ीर आज़म साहब का नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन चुका है। इसीलिए माफिया हुकूमत के खिलाफ पूरे ज़ोरों शोर से मुतहरिक होता चला आ रहा है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है। बाज नहीं आ रहा है माफिया, लेकिन इमरान खान साहब माफिया के खिलाफ डट कर खड़े हो गए हैं। इन्होंने अपनों को भी नहीं बख्शा। तरीन साहब का नाम माफिया से जोड़ा गया तो वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकात कराई। जहांगीर तरीन साहब के साथ अपनी इतनी पुरानी दोस्ती को भी खातर में नहीं रखा, उन्होंने सुन कर दिया, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब मुल्क की बेहतरी और मईशत की जो तरक्की है उसमें रुकावट खड़ी करने वालों के हवाले से किसी किस्म का लिहाज करने को तैयार नहीं है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब वो कुछ फरमा रहे हैं मईशत पर, ज़रा उनका भी क्लब चलाइएगा। सुना आपने एहसन इकबाल साहब हुकूमत पर सवालात उठाते हुए कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया। जब से हुकूमत इक़्तिदार में आई है तब से कर्ज़ों में तकरीबन 20.7 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है, जो कि 2018 के मुकाबले में 70% ज़्यादा है। अच्छा, एहसन इकबाल IMF से हुकूमत के डील पर बात कर रहे थे। क्या कह रहे थे कि जी हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। और जब पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद 20 रुपये इजाफा होगा तो इसका असर गैस और बिजली पर भी पड़ेगा और पेट्रोलियम मसनूआत की जो मज़ीद कीमतें हैं वो बढ़ने की सूरत में गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी पर तबाह पड़ेगा और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएंगे। अब एहसन इकबाल साहब की तनकीद पर शौकत तरीन साहब अपने मुखालिफिन को बाकायदा ख़बरदार कर रहे हैं। किस तरह, ये ज़रा सुनिएगा, देखिएगा। अरे शौकत तरीन साहब क्या कह रहे हैं कि जी पहले कहा गया कि हुकूमत का IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा और फिर मुआहिदा हो गया तो फिर कहा गया कि महंगाई ज़्यादा है तो फिर हुकूमत ने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया। अच्छा, शौकत तरीन साहब अपने मुखालिफिन को क्या कह रहे हैं, तमाशाई का नाम देते हुए कह रहे हैं कि वो उन्हें ख़बरदार करना चाहते हैं कि रुपया दूसरी साइड पर जाएगा, क्योंकि
हम ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे रुपया दूसरी साइड पर जाएगा, और जब रुपया दूसरी साइड पर जाएगा तो मुखालिफिन को बहुत बुरी मार पड़ेगी। अच्छा, शौकत तरीन साहब ये भी कहते हैं कि IMF कहता था कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं, लेकिन मैंने IMF के इस मुतालबे की शदीद मुखालिफत खुद की, मैंने मुखालिफत की, क्योंकि लोग पहले ही बहुत टैक्सेस अदा कर रहे हैं। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उन्हें लोगों का बहुत एहसास है, और वो कहते हैं कि वो आवाम के दुखों से बाखूबी आगाह हैं और बहुत एहसास रखते हैं, और बहुत जल्द जो मुल्क की मैशत है उनको लगता है कि बेहतर हो जाएगी, यानी ट्रैक पर आ जाएगी। अच्छा, अब शौकत तरीन साहब गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर मैशत की बेहतरी के हवाले से कुछ कह रहे हैं, ये ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। सुना आपने रज़ा बाकिर साहब को, शौकत तरीन साहब को, मुशीर खजाना शौकत तरीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मुल्क की मैशत को संभालने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। अच्छा, गवर्नर स्टेट बैंक वो ये कह रहे थे जी हमें अभी मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए अभी भी बहुत से काम करने हैं। वो लोग जिनको बैंकारी या सरमाया करने में मुश्किलात आती थी, अब हुकूमत पाकिस्तान ने 24 अरब के कर्ज़े उन जवानों को दिए हैं जो अपना कारोबार करना चाहते हैं। अब से मेरे ख्याल से शौकत तरीन साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो शुक्रिया अदा किया है वो वाकई काफ़ी नहीं है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने न सिर्फ मुल्क की मैशत को सहारा देने में अहम किरदार अदा किया, बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ये जो माफियाज़ हैं ना, इनके जो मैशत को खोखला करने के मंसूबे हैं उन पर भी पानी फेरने में अपना एक अहम किरदार अदा किया है। और अब मेरे ख्याल से मैंने कहानी में आपको बताया था कि अब गधों से बदतर जो माफियाज़ हैं और मुनाफाखोर हैं उनको अपने अंजाम से डरना होगा। ये जो अपना काला कारोबार है ना, ये इनको फ़ौरन बंद करना होगा, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई से सब परेशान है। पेट्रोल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, और पेट्रोल की कीमतों के साथ अशिया खुरोनोश की जो कीमतें हैं वो भी मुसलसल बढ़ रही हैं। बिजली और गैस के बिल देखकर शहरी सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, बाकायदा सर पकड़ के बैठ जाते हैं। दुकानदार हों या फिर मुलाजमत पेशा, रेडी वाले से लेकर सनतकार तक, सब जो मौजूदा दौरे हुकूमत है उसमें शदीद परेशानी का शिकार हैं। अब दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ अपने मुफाद, अपने फ़ायदे के मुताबिक सियासत कर रहे हैं। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है, परवाह नहीं है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तजावीज़ दे दें या क्लास से निकालने के लिए कोई हल ही बता दें। यानी तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह कोई भी नहीं कर रहा। इस पूरी सिचुएशन में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्जियाकार, कॉलम निगार और मुसन्निफ औरिया मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये सब सबसे पहले मुल्क में जो महंगाई है उसकी मैं बात करना चाहूँगी। हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं और नाकामियाँ एक तरफ, लेकिन देखने में ये भी आया है कि सरकारी इदारों में काम करने वालों से लेकर वहाँ से शुरू हो जाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों तक पहुँच जाएं, जिसको मौका मिल रहा है औरिया साहब वो करप्शन कर रहा है, या फिर कह लें कि अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, और इसकी वजह से महंगाई पर यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या हमारा जो मुआशरा है रिज़्क़ हलाल और हराम की तमीज़ भूल चुका है, खो चुका है, हम ये समझ लें? ये तो बहुत अरसे से है। देखें, मसला ज़रा ये है कि आज से तकरीबन अगर 20 साल से लेके अब तक का भी आप जायज़ा लें तो आपको एक चीज़ बड़ी हैरानी होगी आपको देख के कि जो किसान खेत के अंदर सब्जी उगाता है और जो वो बेचता है उसमें और डिफेंस में और गुलबर्ग के अंदर कम से कम 10-12 गुना का फ़र्क होता है। अगर वो 5 रुपये के आलू बेचता है तो यहाँ 50 रुपये के मिलेंगे, अगर वो 3 रुपये के टमाटर बेचता है तो यहाँ 30 रुपये के मिलेंगे। इसके दरमियान में जो कुछ भी आता है वो सारे का सारा मुनाफाखोरी है, और उस मुनाफाखोरी को बुनियादी तौर पर कभी एक ज़माने में हुकूमतें और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया करती थी, लेकिन चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ब्यूरोक्रेसी आपने तबाह बर्बाद करके रखती हुई है, और लोगों का जब मुनाफाखोरी का रुझान इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि अब उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं। जो बंदा एक बहुत बड़े प्लाजा के सामने या बहुत बड़ी दुकान के सामने छोटी सी रेडी लगा के खड़ा है ना, वो भी समझता ये है कि जितना ये प्लाजे वाला रात को कमा के जाता है मैं भी उतना कमा के जाऊंगा। और यही वजह है कि आप हैरान होंगे कि इस मुल्क के अंदर जिसका लूट मार का एक बाजार गर्म है। हालांकि इस मुल्क के अंदर मैंने 65 साल उम्र है, मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर लाहौर शहर में इतने फल नहीं देखे थे कि रेडियो पे लगे हुए।
मतलब आप सोचें कि चंद दुकानें होती थी फलों की, आप इतना वाफर फल आपको नजर आता है, आपका अनाज की सूरत हाल इस किस्म की है, आपकी बाकी चीज़ों की सूरत है, हर चीज़ वाफर है, लेकिन मुनाफाखोरी का रुझान इस कदर ज़्यादा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रुझान इस कदर ज़्यादा है कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया अपने पूरे मुल्क को। असल मसला यह है कि इसका ताल्लुक जो है कभी भी फूड आइटम्स का ताल्लुक, फूड आइटम का ताल्लुक जो है कभी भी इंटरनेशनल मार्केट के साथ नहीं होता। फूड आइटम का ताल्लुक जो है उस मुल्क की अपनी पैदावार के साथ होता है। इसको कहते हैं फूड बास्केट जो होती है। आपकी फूड बास्केट जो है वो जितनी बेहतर होगी उतना ही सस्ता मिलेगा, लेकिन मसला यह है कि जो मिडल मैन है उसने आस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है और उसका कोई कंट्रोल नहीं। ये वो मिडल मैन है जो सियासतदानों को इलेक्शन में पैसे देता है, ये वो मिडल मैन है कि जो डिप्टी कमिश्नर के खर्चे उठाता है, ये वो मिडल मैन है जो पुलिस को रिश्वत देता है, ये वो मिडल मैन है कि जो पूरे बाजार का उसने कारोबार चलाया हुआ है और उसने इसको करप्ट करके रख दिया है। होना ये चाहिए दुनिया में जहाँ कंट्रोल है कि मार्केट से, फार्म से लेके मार्केट तक बराह रास्त चीज़ें आ जाए। और ये ही बेसिक इस्लाम के अंदर देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 300 रुपये की गंदम खरीदी और बाजार में लाके 400 रुपये की बेची, कोई बंदा बेचने आ रहा था अगर कोई किसान, तो उसने 100 रुपया सूद कमाया। यानी आपने इसको इस मिडिल मैन को सूद की इनकम से ताबीर किया है। यानी वो आदमी लेके आए, मंडी में बेचे, लोग सामने हों, सामने आके उसका जो भाव लगे उस भाव के हिसाब से चलना चाहिए। असल मसला यही है कि पाकिस्तान के अंदर जिनके पास सिर्फ पैसा है, अब मिडिल मैन क्या करता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो गरीब जिम्मेदार का जो खेत है वो फसल पकने से पहले खरीद लेता है, कर्जा दे के उसका बाग खरीद लेता है, उसके बाकी चीज़ें खरीद लेता है। और वो होता यह है कि वो बाग जिससे तो खरीदता है उसका रेट अगर उसने एक बाग का 1 लाख रुपया लगाया है तो बाजार में जाके उसको 15 लाख में बेचेगा। और वो गरीब आदमी जिसने मेहनत की है, जिसने पानी दिया है, जिसने रातें जागी हैं, वो 1 लाख रुपए में पूरी जिंदगी गुजार के रह जाता है और वो आज गरीब का गरीब है। ठीक है। अच्छा, और ये सब अभी जो सिचुएशन है, एक तो ये बात कि जब ये हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जी ये माफिया जो है ये सरगर्म है, कोई भी चीज़ जब महंगी होती है नायाब हो जाती है, अक्सर मार्केटों से गायब हो जाती है, माफिया सरगर्म है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि माफिया को कंट्रोल करना क्या सिटिंग गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती है? ऑपोजिशन तो आपको पता है तनकीद करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करें, उनकी नीयत जो भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए तनकीद करें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन ऑपोजिशन तो तनकीद करेगी। माफिया को कंट्रोल करना तो गवर्नमेंट का ही काम है ना। तो यहाँ गवर्नमेंट इतनी बेबस दिखाई क्यों देती है आपको? साथ ही ये कि जो अदालतों में रिफॉर्म्स लाई जाएं, इस तरह की बातें होती हैं, कोई कहते हैं इंसाफ मिलेगा तो फिर ये मुल्क ठीक हो जाएगा, कोई कहता है जी एक बार शफाफ इलेक्शन हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कोई कह रहे हैं कि मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाए, यही वक्त की ज़रूरत है। आप क्या समझते हैं, क्या हो जाए तो मुल्क बेहतर हो जाएगा? हमारी नीयतें बेहतर हो जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए एक बात बताऊं कि पूरी दुनिया में जहां भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर तरक्की हुई है वो कहते हैं कि बेनेवोलेंट डिक्टेटर के तौर पे हुई है। एक ऐसा डिक्टेटर जो कि ख़ास तौर पे अवाम के लिए बेनेवोलेंट हो, यानी बेहतर हो, रहमदिल हो। इसकी मिसाल वो देते हैं सिंगापुर से, इसकी मिसाल देते हैं वो चीन से। दोनों मुल्कों ने कमाल तरक्की किया है। लोग को दोनों मुल्कों में जमहूरियत नहीं थी, लेकिन उनकी लीडरशिप जो थी वो नेक थी और मुखलस थी। हमारे यहाँ जो डिक्टेटर आता है वो भी मुखलस नहीं होता, उसको भी 2 महीने के बाद इलेक्शन लड़ने का शौक पैदा हो जाता है, वो भी पार्टी बना लेता है, वो भी जुलूसों और जलसों से खिताब करने लगता है। यही वजह है कि मुल्क तबाह और बर्बाद हो रहा है। असल मतलब यह है कि ली कुआन हुआ से किसी ने पूछा था कि तुम तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हो, तुमने यहाँ इसकी डिक्टेटरशिप क्यों कायम की? उसने कहा मैंने 20 सालों में ये मुल्क बना दिया है, अब आप उसके अंदर जमहूरियत नाफज करें, कुछ करें, बेहतर हो जाएगा। मौजे तुमने चीन बना दिया था रेजिमेंटेशन करके, आज चीन के अंदर आप बेशक सरमायादाराना निज़ाम लें, चीन ठीक है, सब कुछ बेहतर हो सकता है। असल मसला यह है कि ये सारा माफिया जो है, ये माफिया बेसिकली दुनिया पूरी में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देता है। 6.8 अरब डॉलर अगर ओबामा के पास ना होते तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। ठीक, अब होता क्या है, वो जिसने 6 अरब डॉलर ओबामा को दिए होते हैं, जिसने 4 अरब डॉलर सरकोजी को दिए होते हैं, जिसने 4 अरब पाउंड जो है वो गॉर्डन ब्राउन को दिए होते हैं, वो उनसे कहते हैं भाईजान हमने पैसा खर्च किया है, हमारे मफाद के खिलाफ तुम एक बिल भी पास करके दिखाओ। यही पाकिस्तान का हाल है। आप देखें अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों के, जुलूसों के, उनके आने जाने के टिकटों के खर्चे निकाले जाएं तो आप सोच सकते हैं, कैसे लगता है कि इनका खर्चा कौन उठा रहा है। आप
तो कारोबार जानते हैं किसी के, आम आदमी कहाँ कारोबार होते हैं, कहाँ अपने क्या अपनी जेब से खर्च करते हैं? बिल्कुल अपनी जेब से नहीं खर्च करते, इनकी पार्टी फंडिंग चलती है। इसीलिए जमहूरियत के अंदर सबसे बड़ा जुर्म ये होता है जब पार्टी छोड़ के क्यों गए हो। यानी आप अंदाजा करें कि क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी खरीदी होती है, तो पार्टी जब खरीदी होती है तो उसका मतलब है कि पार्टी छोड़ के जाने वाले को कहते हैं कि ये तो हमारा बंदा चला गया, हमारी इन्वेस्टमेंट चलेगी। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक थोड़े वक्फे के लिए, चाहे एक पाकिस्तान के अंदर एक बेनोवलेंट किस्म की शख्सियत चाहिए कि जो इन सारे के सारे माफियाज का कला कमा करे। आप देखें सिसिली में उन्होंने कैसे कंट्रोल किया, वहाँ तो माफिया जो थे वो सेंटर्स बन जाते थे। शिकागो में कैसे किया, अल कपून वगैरह को कैसे उन्होंने तबाह बर्बाद किया, न्यूयॉर्क में कैसे किया उन्होंने। आप एक और बात बताऊं मैं, 12वीं सदी के अंदर 13वीं सदी के अंदर इंग्लैंड के अंदर माफिया इतना स्ट्रांग हो गया था कि दोनों दो हिस्से जो लंदन शहर के हो गए थे, आधा एक के पास था आधा एक के पास। मलका बरतानिया से भत्ता लेते थे वो लोग। हुआ ये कि उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा करते हैं, तमाम सेनेटर्स को, तमाम एमएनएस को, तमाम एमपीज जो थे उनको बाहर निकाल दिया और 1 साल के लिए कंट्रोल दे दिया उन्होंने वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने माफिया से साफ कर दिया। आज वहां कोई एमकेएम टाइप माफिया नहीं है, वरना पहले वहां सिसली के माफिया टाइप मौजूद होते थे। असल मसला यह है, इसका हल यह है एक बहुत बड़ा ब्लड बाथ जो कि बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। ठीक है, अच्छा, और ये सब अगर हम ये मौजूदा जो अपोजिशन उसकी बात कर लें तो आपको क्या लगता है जो पीडीएम इत्तेहाद है जिसमें बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे, क्या वाकई हुकूमत को टफ टाइम देगा? और अपोजिशन मुल्क में जो कहती थी हमने हकीकी जमहूरियत लाने के दावे वो कर रहे हैं, हकीकी जमहूरियत लाएंगे, इस नारे में आपको कितनी सदाकत, कितनी जान दिखाई देती है? इनमें से कोई एक पार्टी नहीं है जिसकी बर्थ यानी पैदाइश जमहूरियत में हुई हो। नून लीग की पैदाइश जमहूरियत में हुई है, ठीक, बाकी सारी पीपल्स पार्टी की पैदाइश जमहूरियत में हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो जो था उसको अयूब खान ने बनाया, आगे बनाया, वो उसको रेडी कहा करता था, जिसको ज़ियाउल हक ने बनाया। कि कोई पार्टी ऐसी, मतलब यह है कि इनका कोई मिजाज नहीं है, ना इनको स्ट्रीट पॉलिटिक्स का पता है, ना स्ट्रीट पावर इनके पास है। इनके लोग पता है क्या कहते हैं कि आप जनाब बताएं कि हमसे टेंट कितने लेने हैं, हमसे सुजुकियाँ कितनी लेनी हैं, हमसे देगे कितनी पकवानी है, लेकिन हम सड़क पे निकल के मार नहीं खा सकते आपके लिए। यही वजह है कि पीडीएम ज़्यादा करती है कि चलो मौलाना फजल रहमान के उन लोगों को साथ मिला लें। वो आखिर कितने दिन खाएंगे मार और कब तक खाएंगे? एक सफ़ा उन्होंने निकाल के देख लिया, उनको पता था कि कोई नतीजा नहीं निकला। पीडीएम जो है, देखिए दुनिया पूरी में पाकिस्तान पहला मुल्क है कि जहाँ अपोजिशन में इत्तेहाद बनता है। इत्तेहाद बनते होते हैं हुकूमतों में, हुकूमत बनाने के लिए, कोलिजन गवर्नमेंट। अपोजिशन तो अपनी अपनी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी कैंपेन चलाती हैं पूरे 5 साल ताकि वो आगे बढ़ें। कहीं भी आप मुझे बताइएगा, इंग्लैंड में कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट बनी है, इटली में बनी है, उसके बाद फ्रांस में एक दफ़ा बन गई थी। ये सारी की सारी कोलिजन गवर्नमेंट जो हैं ये बुनियादी तौर पर हुकूमतों की होती हैं। अपोजिशन में अपोजिशन का इत्तेहाद तो बनता है डिक्टेटरशिप के खिलाफ, यहाँ तो जमहूरियत के खिलाफ भी मुत्तहाद बनता है। इसीलिए कोई किसी तरफ है, पीपल पार्टी का एजेंडा कुछ है, नून लीग का एजेंडा कुछ है। और अगर इतने मुखलिफ थे आप, तकरीबन 80% जो हैं शुगर मिलने जो अपोजिशन की हैं। हुकूमत ने महंगी की थी चीनी, ये सारे के सारे कहते हैं कल हम 60 रुपये किलो चीनी बेचेंगे, हुकूमत फेल हो जाती। लेकिन नहीं, इनकी मिलों ने भी उनके साथ मिल के मुनाफा कमाया। और ये सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे मौला बख्श चांडियों साहब। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुल्क में गंदम और खाद के स्टॉक के हवाले से एक जायज़ा इजलास हुआ है, जिसमें खिताब किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। उनका ये कहना था कि अगर सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर इक़दाम नहीं किए तो वफाकी हुकूमत मुदाखलत कर सकती है। अब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत हल होने वाले मसाइल को भी अपनी नाअहली से बहरान बना देती है। और बिलावल साहब ने यह भी कहा कि पहले दिन से हमने पीटीआई बजट को नाकाम कहा और आज बजट के समरात से बात साबित हो गई है कि इमरान खान साहब एक नाअहल हुक्मरान हैं।
इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चांडियो साहब, मईशत की मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी। आपकी पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने कर्ज़ों की जो तफसीलात हैं, डिटेल्स बताते हुए कहा कि सिर्फ 3 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 20 खरब 7 अरब रुपए का कर्जा लिया है। इस हुकूमत ने मुल्क के मजमूई कर्जों में 70% इजाफा किया है। क्या कहेंगे आप हुकूमत की इन मुआशी पॉलिसियों पर? मैं आपकी मेहरबानी, मुझसे पहले पता नहीं कौन आपसे बात कर रहा था कि अपोजिशन के इत्तेहाद नहीं हुआ करते, ऐसी कोई बात थी, तो उसको तो जो मैं बाद में आपको जवाब जरूर दूंगा, मैंने सुना है वो। थे मेरे साथ। लेकिन ये जो अभी आपने मैशत का पूछा, ये तो दुरुस्त है। जी, क्या बोला आपने? औरिया मकबूल जान साहब थे, आपने नाम पूछा ना, औरिया मकबूल जान साहब। हेलो, जी, अच्छा, वो बुजुर्ग हैं, उनसे कोई बात नहीं पूछी जाती, वो बुजुर्ग हैं, मैं उनको बड़ा बुजुर्ग मानता हूँ। वो आज के सूफिया में शामिल हैं, तो उनकी बात को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन उनको वो बात भूल गए हैं अपनी मसरूफियात की वजह से। उनको PDF याद नहीं है, उनको UDF याद नहीं है, उनको PNA याद नहीं है। वो कहते हैं अपोजिशन का इत्तेहाद बनता ही नहीं जमहूरी हुकूमत में। PNA भूल गए और मकबूल साहब, PNA उनको याद दिलाएं क्या क़यामत उस इत्तेहाद ने पाकिस्तान में की है। मशरक़ी पाकिस्तान में इत्तेहाद बनते रहे हैं। मुझे नहीं पता और मकबूल जान साहब किस मालूमात पर कह रहे हैं कि अपोजिशन के इत्तेहाद नहीं बनते। बहरहाल वो आलिम हैं, मेरे नज़दीक तो वो आज के सूफ़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं। मेरा अच्छा नहीं लगता उन पर ज़्यादा बोलना, बस इतना ही बोलना चाहता था। ठीक है, आपने PNA का जिक्र किया मौला बख्श चांडियो साहब। जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना था, PNA 9 जमातों का था, जिसको लीड किया था मुफ्ती महमूद साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से जो मुफ्ती महमूद साहब थे, वो जब लीड कर रहे थे तो इस तरह के मामला नहीं हो रहे थे जिस तरह के मामला का सामना मौलाना फजल रहमान साहब को करना पड़ता है। मौलाना साहब तो अक्सर नाराज़ रहते हैं, कभी इससे नाराज़ हो गए, कभी उससे नाराज़, गिले शिकवे भी चलते रहते हैं। कभी आपकी पार्टी के हवाले से इस तरह की बातें कर दी जाती कि आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, इस तरह के इल्ज़ाम भी लगा दिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि PNA इत्तेहाद जिस तरह का था उस तरह का इत्तेहाद ये है जो PDM है? PNA का भी खुद मुख्तार इत्तेहाद नहीं था, उसको ज़िया-उल हक की सरपरस्ती थी, बनाया भी ज़िया-उल हक ने, नतीजा भी ज़िया-उल हक ने दिया। अभी भी अगर इत्तेहाद की निगाहें उनकी तरफ है तो फिर तो मैं तबसरा नहीं कर सकता। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक है, वो इस मुल्क के बहुत बड़े सियासी रहनुमा हैं, उनको हक पहुँचता है किसी भी तंजीम के लिए अपनी राय रखने का। लेकिन वो फिर बात की है, फिर पीपल्स पार्टी से बात हुई है और कहा है कि हम साथ चल सकते हैं। पीपल्स पार्टी अपने उसूलों पर खड़ी है, पीपल्स पार्टी गलत बयानी नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने किसी भी मौके पर नहीं कहा कि हम मुस्तफ़ी होंगे असम्बलियों से, लिहाजा हम तो नहीं हुए। अब जिन दोस्तों ने ऐलान किया, जिन दोस्तों ने हम पर केस बना दिया इस्तीफ़ा न देने का, वो इस्तीफ़ा दें, नून लीग दे। मौलाना साहब के तो नहीं है, एक है वो बहुत अच्छे हैं उनके साहबजादे, लेकिन नून लीग तो दे। नून लीग के रहनुमाओं ने इतनी बातें की क़यादत के लिए, हमारी क़यादत के लिए, कि मुझे शर्म आ रही थी। कल तक हमारे लिए मरे जा रहे हो, आज थोड़ी बात में इतनी बात का पतंगड़ बना दिया। आप रिज़ाइन करें, आप क्यों नहीं रिज़ाइन कर रहे हैं? उसूलों की सियासत कर रहे हैं तो आ जाए उसूलों पर। हमने तो कभी नहीं कहा मुस्तफ़ी होंगे, तो हम पर एतराज़ ही गलत है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। फ़ारूक हबीब साहब जो वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने आज सिंध हुकूमत से कुछ कहा है। ज़रा ये शॉर्ट चलाइएगा मौला बख्श चांडियो साहब, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी चलाइएगा टीम। जी चांडियो साहब, आपने सुना फ़ारूक हबीब साहब को, इससे पहले भी आपने सुना होगा, अब आपने शॉर्ट में भी सुना, क्या कहेंगे आप? मैंने सुना है, इनको मैं सुनता रहता हूँ इस्लामाबाद में। एक मैं आपको 2 मिनट के लिए बात बताऊँ। ये जब हुक्मरानों से या सियासी पार्टियों से मीडिया में सवालात पूछे जाते हैं, तब ऐसे है कि किसी को कहें भाई आप चोर हैं, आपने चोरी की है, तो वो कहने लगे कि मैंने की है या नहीं की, नहीं इसकी बात नहीं करेंगे। आप भी चोर हैं, वो भी चोर है, वो भी। ये सियासी रहनुमाओं के जवाब नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे हुक्मरानों को। हुक्मरान तकाबली जायज़ा न लें, अपना बताएं आपने क्या किया है। आपने बेड़ा गर्क मैशत का क्या किया? आपने कहा असद उमर साहब आ रहे हैं, हमारे मुआशात के बड़े किंग हैं, बादशाह हैं, बहुत बड़े अरस्तु हैं। फिर उनको हटा दिया, खुद ही हटा दिया, उनको नाकाम करार दिया। अब वो दोबारा हैं, वो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत। मैं तो वज़ीर आज़म साहब के मौक़िफ़ का बता रहा हूँ।
फिर कहा कि अब हम ऐसा मैशत को खड़ा करेंगे, क्या करेंगे, मुर्गियां तकसीम करेंगे। फिर कहा भैंसें बेचेंगे, कट्टे बेचेंगे। पाकिस्तान जैसे मुल्क के एटमी मुस्लिम मुल्क, उसकी मैशत आकर आपके कट्टों पे, भैंसों पे, मुर्गियों पे खड़ी हो गई है, अंडों पे खड़े हो गई है। शर्म तो है नहीं। अब कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अभी कल मैंने बयान पढ़ा है, जो साहब मेरे हबीब साहब बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत नौजवान हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी। उन्होंने कल क्या बयान मैंने पढ़ा, क्या है, सिंध का गैस का बहरान जानबूझकर सिंध मुल्क में बहरान पैदा करती है। खुदा का खौफ करे, सिंध हुकूमत पाकिस्तान में बहरान पैदा कर रही है गैस का। मिनिस्ट्री आपके पास, हुकूमत आपके पास, वफाक का आपके पास, बहरान हम पैदा कर रहे हैं। अब आपको इससे कौन पूछे? आपसे पूछने वाला कोई है नहीं। आपको अख्तियार दिया गया है, आप बेताज बादशाह हैं जी। लेकिन हबीब साहब सुन ले मेरी बात, एक दिन आएगा जरूर, सबसे पूछा जाता है, तमाम पार्टियों से पूछा जाता है, जिन्होंने आपको आज इतनी ताकत दी है कि आप बेपरवाह हो गए, इंशाल्लाह वो भी कल आपसे पूछेंगे। ठीक है। अच्छा चांडियो साहब, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आपको क्या लगता है कि नवाज लीग और मौलाना फजल रहमान साहब इस बार लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, या आपको लगता है कि कोई डील भी हो सकती है? देखिए, डील न होने का तो मुझे सोच नहीं है। हुक्मरान भी किसी मौके पर कहीं झुक जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं, जिनको वो जालिम कहते हैं, उनके आगे झुक जाते हैं, सारे मुतालबात उनके मानते हैं। कोई पता तो हुक्मरान, कमज़ोर हुक्मरान, नाअहल हुक्मरान कुछ भी कर सकते हैं। सियासी पार्टी की हैसियत में ठीक है, पहले भी उन पर है, अभी भी है। सियासी हिकमत अमली तब्दील करती रहती हैं पार्टियाँ। मैं मौलाना साहब के मुतल्लिक कोई ऐसी राय दे नहीं सकता, न देना चाहता हूँ। हुक्मरानों को मैं जानता हूँ, उनका झुकना, उनका भागना, उनका मुंह फेरना, उनका यू टर्न लेना कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, यानी मौलाना साहब पर, नवाज लीग पर आपको मुकम्मल भरोसा है कि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये जो डील की बातें या इस तरह की चहमगोइयाँ होती हैं, ये रूमर्स ही हैं, ऐसा कभी हो नहीं सकता, आप ये कहना चाहते हैं? नवाज लीग की बात नहीं कर रहा, मैं मौलाना साहब के एहतराम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सियासी हिकमत अमली की यानी बात आप नहीं मौलाना कर साहब पे एतमाद कर रहे हैं, नवाज लीग पे नहीं कर रहे। आपकी बात का मतलब मैं सीधा ये निकाल, पार्टी और उनकी पॉलिसी पर मेरा कोई एतमाद नहीं है। वो रूहानी तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। मियाँ साहब की सियासत ही भुट्टो दुश्मनी पर, पीपल्स पार्टी की दुश्मनी पर है। वक्ती तौर पर अपना फ़ायदा देखने के लिए, बहरान से निकलने के लिए, हुकूमत का मुकाबले करने के लिए अगर वो पीपल्स पार्टी की या पीपल्स पार्टी क़यादत की तारीफ़ करते हैं तो उनसे उनकी नीयत तब्दील नहीं हुई। थोड़ा भी मौका मिलता है, वो उनके लीडर जितने भी हैं उन सबका लहजा सुनने जैसा होता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। चांडियो साहब, आपके इल्म में होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने जो कराची में नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया हुआ है, पीटीआई, एमक्यूएम पाकिस्तान और जमात इस्लामी, सब जमातों का ये कहना है कि इस सारे मामले की जो जिम्मेदार है, कसूरवार है, वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल जो अथॉरिटी है वहाँ से शुरू कर लें और लैंड रेवेन्यू सब इदारे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। क्या कहेंगे आप? मैं जो भी जमायतें तबसरा कर रही हैं, मुझे उनके लिए इज्जत है, पर जहां बोलना चाहिए वहां उनके पर जलते हैं। इस वजह से वो सारे के सारे सूबाई हुकूमत पे बोल रहे हैं। मैं सीधी बात करता हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम है, मुझे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब की कही हुई बात का एहतराम है। मैं उनसे बड़े एहतराम से, बड़े प्यार से उनके पाकिस्तान के शहरी की कहता हूँ, इस मामला में आपने जो किया ठीक किया। गैर कानूनी इमारत गिराने का कोई हुक्म गलत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ये गैर कानूनी इमारत बनाने के लिए इतना अरसा आंखों से देखा, चुप रहे, खामोश रहे, जिन्होंने एनओसी जारी किया, जिन्होंने मौका दिया, उनको तो जवाबदार करार दिलवाए ना। इस फैसले में नहीं, अपील के हक देकर उनको तो कहे ना, किसी पे तो जिम्मेदारी आयद करे कि ये किया किसने। कोर्ट ने तो पीपल्स पार्टी की बात नहीं की। अब इनकी जिंदगी है, एमक्यूएम की नए सिरे से इनको ऑक्सीजन चाहिए, मिल भी रही है, इस वजह से वो पीपल्स पार्टी में। मैं सीधी कहता हूँ, मैं कहता हूँ बिल्डिंग गलत है, कोर्ट दुरुस्त फरमा रही है, चीफ जस्टिस साहब सही दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदारों को तो पकड़े ना। आप उनको पकड़ रहे हैं जिन्होंने उन जिम्मेदारों की गलत बयानी में आकर, गलत पॉलिसियों में आकर, बहकाने में आकर ये इमारत बनाई है। गिराना है, गिरा दिया आपने, हुकूमत हुक्म दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी इनकी भी तो कुछ पुरसान हाल हो जाए ना।
इनके से इनको भी तो पैसे लेके दे मालकों से, उस इदारे से जिन्होंने ये किया, उनको भी पकड़े ना, मैं ये कहता हूँ। ठीक है जी चांडियो साहब, आपके वक्त के लिए इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।